हेलो एस्पिरेंट्स, हाउ आर यू ऑल। सो आज हम करने वाले हैं सेक्शन नंबर 32। इससे पहले आप सेक्शन नंबर 31 तक कंप्लीट कर चुके हैं। कोई क्वेरी हो कोई कमेंट में बता दीजिएगा, ठीक है। सो एक पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है, कन्फेशन हमने कर लिया है। अब हम बात करने वाले हैं उन स्टेटमेंट्स की जो कि उन विटनेसेस के द्वारा दी जा रही है जो कि आप कोर्ट में उनको नहीं बुला सकते। कुछ भी रीजंस हैं वो अब हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो बिफोर स्टार्टिंग 32 इट्स वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन। प्री में भी यहाँ से, मेंस में भी और इंटरव्यू में भी, तीनों ही जगह से यहाँ पे क्वेश्चंस बनते हैं और मेंस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा क्योंकि मेंस में भी यहाँ से क्वेश्चन आता है बैंक डिक्लेरेशन के ऊपर, ठीक है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेक्शन नंबर 32 जो है बेसिकली बात करता है उन स्टेटमेंट्स की जो कि रिलेवेंट फैक्ट हैं बाय अ पर्सन हु इज़ डेड और कैन नॉट बी फाउंड। वो यहाँ पे रिलेवेंट कर रहे हैं। कौन सी स्टेटमेंट को रिलेवेंट कर रहे हैं? जो कि किसी विटनेस ने पहले कभी दी थी, ठीक है। नाउ अब वो उस बंदे जो है वो विटनेस है, उसको अब प्रेजेंस उसकी प्रोक्योर नहीं कर पा रहे हैं ड्यू टू सम रीजंस, और उनके द्वारा जो स्टेटमेंट दी गई है वो रिलेवेंट होंगी, उनके बारे में बात करते हैं। तो वेयर लैंग्वेज रीड करेंगे, प्लीज़ अपना वेयर एक्ट अपने साथ रख लीजिएगा। केसेस इन विच स्टेटमेंट ऑफ अ रिलेवेंट फैक्ट ऑलरेडी कोई रिलेवेंट फैक्ट के अकॉर्डिंग स्टेटमेंट है बाय अ पर्सन हु इज़ डेड, या तो वो डेड हो चुका है या वो मिल नहीं रहा है ना, उनके बारे में बात करते हैं। इज रेलिवेंट, वो यहाँ पे रेलिवेंट होंगे। कैसे होंगी देखते हैं। स्टेटमेंट्स रिटन और वर्बल। अब एक एक वर्ड को ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान से समझेंगे कि हर एक वर्ड का अपना क्या रोल है और क्या एलैबोरेशन वो करना चाहता है। रिटन और वर्बल, ठीक है। अब पहली बात तो जो स्टेटमेंट है या तो वो रिटन फॉर्म में है या वो वर्बली दी गई है। अब यहाँ पे वर्बल है, ओरल वर्ड नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे वर्बल दे रखा है। तो यहाँ वर्बल जो है आपका जो साइंस हैं, जो जेस्चर्स हैं, जो नोशंस हैं, जैसे आप नॉट करते हैं, आप गर्दन हिलाते हैं इस तरीके से ना, तो ये सब चीज़ें भी इस चीज़ का पार्ट है, वो एक वर्बल स्टेटमेंट का पार्ट गिनी जाएंगी। ये कोर्ट ने डिसाइड कर लिया है केस में। केस का नाम मैं आपको बता देती हूँ, आप लिख लीजिएगा। केस का नाम मैं आपको भी बताती हूँ, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट्स रिटन और वर्बल ऑफ रिलेवेंट फैक्ट। रिलेवेंट फैक्ट के ऊपर कोई स्टेटमेंट दी गई है बाय अ पर्सन हु इज़ डेड। अब फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे है कि क्या होगा, या तो वो पर्सन डेड है, मर चुका है, या हु कैन नॉट बी फाउंड। सेकेंड पॉइंट है नॉट फाउंड, वो मिल ही नहीं रहा भाई, ढूंढे जा रहे हैं, पता नहीं कौन सी दुनिया में जाके बस गया, नहीं मिल रहा, ठीक है। थर्ड है आपका हु हैज़ बिकम इनकैपेबल ऑफ बीइंग एविडेंस। तो थर्ड है आपका इनकैपेसिटी। अब किस तरीके की इनकैपेसिटी की बात कर रहा है? मेंटल इनकैपेसिटी, कि भाई वो लुनैटिक हो गया, पागल हो गया, इज गॉन क्रेजी, है ना। तो बंदा कोई पागल हो गया, अगर वो कोई स्टेटमेंट दे रहा है तो उनके बारे में अब आप उनको नहीं बुला पा रहे हैं कोर्ट में बिकॉज दे आर इनकैपेबल ऑफ गिविंग एविडेंस। यहाँ जो इनकैपेसिटी की बात हो रही है ना, ये मेंटल इनकैपेसिटी की बात हो रही है, ठीक है ना, कि वो मेंटली फिट नहीं है, इज़ नॉट इन अ फिट स्टेट ऑफ माइंड, ठीक है। और हुज अटेंडेंस कैन नॉट बी प्रोक्योर्ड, और उनकी अटेंडेंस को प्रोक्योर नहीं किया जा सकता विदाउट एनी डिले और एक्सपेंस अंडर द सर्कमस्टांसेस एज द केस अपीयर्स टू द कोर्ट अनरीजनेबल आर देमसेल्व्स रिलेवेंट इन द फॉलोइंग केसेस। मतलब चौथा पॉइंट है आपका डिले इन एंड एक्सपेंस। अब यहाँ ये पॉइंट क्यों दिया गया भाई? कोई डेड हो गया, उसको फिटनेस की तरह नहीं बुला सकते, समझ में आता है, मिल नहीं रहा तो भी समझ में आता है, इनकैपेसिटी है तो भी। डिले इन एक्सपेंस इन procuring the presence of that person is because delayed is justice denied। यही प्रूडेंस का रूल है ना, कि अगर आप किसी को बहुत लंबे टाइम तक डिले करेंगे जस्टिस को, तो वो इक्विवेलेंट हो जाएगा कि भाई आपने जस्टिस दिया ही नहीं है। तो इस रीज़न की वजह से ड्यू टू वेरी सेम फैक्ट लॉ ने इस चीज़ को कंसिडर किया और यहाँ पे लॉ मेकर्स ने इस चीज़ को डाला
कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति है, कोई ऐसा विटनेस है जो कि हम नहीं बुला पा रहे हैं, बहुत दूर है, डिले हो जाएगा उसको बुलाने में, उसकी स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करने में, या फिर बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव रहेगा, तो इस चक्कर में उन्होंने ये डाला कि इन केसेस में, ये 4 केसेस में जो हैं, इनके द्वारा जो स्टेटमेंट दी गई होगी वो रिलेवेंट हो जाएंगी इन केसेस में। जो आगे ये 8 केसेस बता रखे हैं आपको, आज 8 केसेस दे रखे हैं, 8 कंडीशंस दे रखी है कि इन केसेस में आप इन विटनेस जो हैं नहीं आ पा रहे, उनकी स्टेटमेंट जो सॉरी दी होंगी, या तो वर्बल है वो ओरल है, दैट विल बी देमसेल्व्स रिलेवेंट। ठीक है, इतना समझ में आया कि 4 रीजंस क्या है, या वो पर्सन डेड हो गया है, या नॉट फाउंड है, या इनकैपेसिटी है, या डिले इन एक्सपेंस है। ठीक है, ये 4 रीजंस हैं। अब हम बात करते हैं पहले रीज़न की। जो पहला हमारा पॉइंट है, दैट इज टॉकिंग अबाउट व्हेन इट रिलेट्स टू कॉज ऑफ डेथ। अब बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉज ऑफ डेथ की बात हो रही है तो ये डेड उन लोगों की बात हो रही है जो मर चुके हैं, और यहाँ जो स्टेटमेंट दी जाती हैं उनको हम डाइंग डिक्लेरेशन के नाम से बहुत कहा जाता है। ठीक है, मैं नहीं कह रही हूँ, ये लॉ कहता है, ठीक है ना। सो डाइंग डिक्लेरेशन होती है वो। अब वो किस तरीके से वर्क करती है, क्या इसकी एविडेंशियरी वैल्यू है, डाइंग डिक्लेरेशन क्या खुद में सफिशिएंट एविडेंस है तो कैसा एविडेंस है, कब दी जा सकती है, क्या कोर्ट कंसिडर करेगी, दिस इज़ ऑल अबाउट डाइंग डिक्लेरेशन। ठीक है, तो चलो पढ़ते हैं। व्हेन इट रिलेट्स टू कॉज ऑफ डेथ। अब पहला पॉइंट ये है कि एक जो व्यक्ति है, जो विटनेस है, अगर वो मर गया है, अब उसकी कॉज ऑफ डेथ, क्या कारण था उसकी मौत का, वो चीज़ पहला पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। व्हेन द स्टेटमेंट इज मेड बाय अ पर्सन, जब एक स्टेटमेंट दी जा रही है एक पर्सन के द्वारा टू द कॉज ऑफ हिज डेथ, फर्स्ट पॉइंट इज कि एक तो उसकी कॉज ऑफ डेथ के बारे में कि भाई उसकी जो मौत है हुई कैसे, सुसाइड से हुई है, किसी ने मर्डर किया है, या होमिसाइड है, या रॉबरी के चक्कर में किसी ने उसको मार दिया, जो ये सब चीज़ें हैं वो मेडिकल कंडीशन थी, या इस तरीके से जो भी रिलेशन है उसके बारे में अगर उसने कोई स्टेटमेंट दी अपनी डेथ के बारे में, और या फिर सेकेंड पॉइंट है यहाँ पे, टू एनी ऑफ द सर्कमस्टांसेस ऑफ द ट्रांजेक्शन विच रिजल्टेड इन हिज डेथ। एंड नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड अ वाइडर टर्म। एक तो उसने बोल दिया कॉज ऑफ डेथ कि भाई कैसे मरा है, मर्डर हो गया, होमिसाइड हो गया, सुसाइड कर ली, दिस इज द कॉज ऑफ डेथ कि भाई इस कारण से ये जो है व्यक्ति मर गया। बट जब हम बात कर रहे हैं एज टू सर्कमस्टांसेस ऑफ द ट्रांजेक्शन, सर्कमस्टांसेस ऑफ द ट्रांजेक्शन आपने पढ़ा है ना, सेक्शन 6 में भी पढ़ा है, पार्ट ऑफ सेम ट्रांजेक्शन, उससे पहले उसके बाद जो भी हुआ है एज सुन वही वाला ट्रांजेक्शन की तरह। सर्कमस्टांसेस क्या रहे थे उस ट्रांजेक्शन के टाइम पे, विच रिजल्टेड इन हिज डेथ। अब ये पॉइंट ज़रूरी है कि वो क्या सर्कमस्टांसेस रहे थे कि जब उस बंदे की मौत हो गई इन केसेस। अब इसको पढ़ने से पहले देखिए, जो डाइंग डिक्लेरेशन है, अगर एक व्यक्ति मर गया है तो हम उसकी स्टेटमेंट को इतनी ज़्यादा वैल्यू क्यों दे रहे हैं, इसलिए दे रहे हैं क्योंकि नेसेसिटी है। अब विटनेस आ नहीं सकता क्योंकि वो मर चुका है, तो नेसेसिटी है उसे इनेविटेबल बनाती है कि हम जो व्यक्ति विटनेस नहीं आ सकता हम उसको क्रॉस एग्जामिन नहीं कर सकते बिकॉज ही इज डेड। तो जब हम किसी को क्रॉस एग्जामिन नहीं कर सकते, और फर्स्ट रीज़न ये, तो हमारे ऊपर एक मैंडेट हो जाता है कि हाँ हमें उसकी वो जो बात उसने कही है वर्बल या रिटन, वो एक तरीके से माननी पड़ेगी। सेकेंडली, एक प्रिजम्पशन क्या है, एक फैक्ट कह लीजिए कि एक बहुत अच्छा मैक्सिम है जिसके ऊपर ये जो है चलता है, उस मैक्सिम का नाम लिख लीजिए आप। द मैक्सिम इज़ इम्पॉर्टेंट, तो पूछी जा सकती है, प्लीज़ लिख लीजिए। नेमो मॉरिटर प्रिजम्प्टर, सॉरी मेरी राइटिंग के लिए यहाँ इसमें ऐसी ही आती है, मेंट्री।
ये मैक्सिम है। ये मैक्सिम क्या कहती है? ये मैक्सिम हमें बताती है कि नो वन व्हेन अबाउट टू डाई इज़ प्रिज्यूम्ड टू लाई। कि हम ये कहते हैं कि एक जो मरने वाला व्यक्ति है, जो एक डाइंग मैन है, वो झूठ नहीं बोलेगा। वो मरते वक्त जो स्टेटमेंट देगा वो ट्रू ही होंगी। ये एक माना जाता है, एक प्रिज्यूम किया जाता है। तो ये इस मैक्सिम पे बेस्ड है कि अगर कोई व्यक्ति मर रहा है और वो उससे रिलेटेड एज टू कॉज ऑफ हिज डेथ कोई स्टेटमेंट दे रहा है, या तो सर्कमस्टांस ऑफ द ट्रांजेक्शन विच रिजल्टेड इन हिज डेथ दे रहा है, इसको हम एक्सप्लेन करते हैं अभी। तो वो स्टेटमेंट ऐसी मानी जाएंगी कि भाई वो ट्रू है, वॉलंटरी है, एंड दे आर प्रिज्यूम्ड लाइक कि वो एक ओथ एडमिनिस्टर करके, जैसे हम एक कोर्ट में जाते हैं तो ओथ ली जाती है आपसे, तो ओथ के टाइम पे आप जो स्टेटमेंट देते हैं वो मानी जाती है कि आप ट्रू दे रहे हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी जो एक बंदा व्यक्ति मर गया है, उससे पहले उसने कोई ऐसी कोई स्टेटमेंट दी है, तो हम उसके लिए भी प्रिज्यूम करके चलेंगे कि भाई वो मरने वाला व्यक्ति झूठ नहीं बोल के जाएगा, वो सच ही बोल रहा होगा। तो हम यहाँ पे उसको एविडेंस के तौर पे ट्रीट करेंगे। ठीक है, चलिए अब इसको समझते हैं कि बेसिकली ये जो वर्ड है कॉज टू डेथ, कॉज टू डेथ तो हमें समझ में आ गया कि भाई उसकी मौत किस है। अब सर्कमस्टांसेस ऑफ द ट्रांजेक्शन क्या होगा? लेट्स सी एन एग्जांपल। सेकेंड, हाँ एक चीज़ और बिफोर स्टार्टिंग, जैसे आपने सेक्शन नंबर 17 में पढ़ा था, क्या पढ़ा था आपने कि भाई कोई थर्ड पर्सन कोई एक एडमिशन किया किसी बंदे ने थर्ड पर्सन की तरह, अब वो कोई वो चीज़ आके विटनेस बन के दूसरे आके बोलता है कोर्ट में, तो वो हम हियर से का एक्सेप्शन मानते थे। हमने पढ़ा है कि एक्सेप्शन टू द हियर से रूल। तो सिमिलरली जो आपका सेक्शन 32 है, ये भी एक एक्सेप्शन है हियर से रूल का। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी हम एक तरीके से सुनी सुनाई बातों पे यकीन कर रहे हैं, है ना, किसी ने कही है उस तरीके से, तो हियर से रूल का ये भी एक एक्सेप्शन होगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम इसकी सर्कमस्टांसेस एज टू द ट्रांजैक्शन। तो देखिए, अब ए व्यक्ति है, बी उसकी वाइफ है, ए ने सी से कुछ पैसे लेने हैं। ठीक है, ही हैज़ टू टेक मनी, जो इसने इसको उधार दी थी इसने वापस लेने के लिए जाना है। तो क्या होता है, ए अपनी बीवी को अगर ये बोलता है कि ना मैं अपने पैसे लेने जा रहा हूँ और आज तो मैं पैसे लेके ही लौटूंगा, बहुत दिन हो गए वैसे दे नहीं रहा है वो, और अब मैं उसे लेके ही लौटूंगा। अब क्या होता है, मीनवाइल ए अपनी बीवी को ये स्टेटमेंट कह के चला जाता है कि मैं सी से पैसे लेके लौटूंगा। ये सी के पास जाता है, अगले दिन पता चलता है कि ही इज़ डेड, ए जो है मर गया। अब इन्वेस्टिगेशन होगी, उसके दौरान ए की बीवी से पूछा जाएगा। यहाँ ए की बीवी जो है डायरेक्ट स्टेटमेंट तो दे नहीं रही है, तो व्यक्ति मर गया। अब यहाँ पे ये हियर से का ही काम करेगा ना, क्योंकि इसने इसको बोला है। अब ये जो कोर्ट में कहेगी, ये जो गवाही देगी, जो बोलेगी, ये एज अ हियर से रूल का काम करेगा और हियर से एविडेंस माना जाएगा। तो यहाँ पे ए तो मर गया, अब ए की वाइफ से पूछा जाएगा तो क्या बोलेगी कि भाई उन्होंने तो मुझे ये बोला था कि भाई वो जा रहे हैं और आज तो पैसे लेके ही लौटेंगे। तो यहाँ पे वो बंदा गया, तैयार हुआ, गया पैसे लेने के लिए, अपनी बीवी को ये स्टेटमेंट देके गया कि हाँ भाई जो है मैं पैसे लेके लौटूंगा। अब वो पैसे लेने के लिए वहाँ गया, उसके बाद वो वापस नहीं आ पाया। ये बहुत सारे रीजंस हैं ये जो बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, दिस इज टेलिंग यू द सर्कमस्टांसेस ऑफ द ट्रांजेक्शन। दिस इज माई डॉटर। एनीवेज, सो क्या होगा, ये बता रहे हैं कि जो पर्सन है जो डेड हो चुका है, अब वो तो स्टेटमेंट देगा नहीं, पर उसके द्वारा ये जो स्टेटमेंट दी गई है कि हाँ भाई मैं जा रहा हूँ, मैं पैसे लेके ही लौटूंगा, और अगले दिन वो मर जाता है, तो ये प्रिज्यूम कर लिया जाएगा, ये मान लिया जाएगा कि उसने जो स्टेटमेंट अपनी बीवी को दी कि हाँ भाई मैं जा रहा हूँ, मैं लेके लौटूंगा, तो ये जो है ये एक सर्कमस्टांसेस हैं, ये एक ऐसा माहौल क्रिएट कर रहे हैं, कैसी सर्कमस्टांसेस क्रिएट कर रहे हैं जो कि उसकी डेथ का कारण बनी। ये लिखा है ना यहाँ पे, सर्कमस्टांसेस ऑफ द ट्रांजैक्शन विच रिजल्टेड इन हिज डेथ। तो अगर वो वहाँ नहीं जाता तो क्या पता उसकी मौत नहीं होती। दिस इज व्हाट इट इज टेलिंग कि अगर वो वहाँ नहीं जाता तो उसकी मौत नहीं होती। तो डैट इज टेलिंग कि सर्कमस्टांसेस ऑफ द ट्रांजैक्शन विच रिजल्टेड इन हिज डेथ, है ना। तो ये एक सर्कमस्टांसेस क्रिएट हुए कि भाई उसको गुस्सा आया और उसने कहा पैसे नहीं दे रहा, जाके लेके आता हूँ,
गया नहीं जाता, हो सकता है दोनों में हाथापाई हो गई हो, उसके वहाँ से उसकी डेड बॉडी मिलती है, तो दिस इज़ द सर्कमस्टांसेस दैट इट क्रिएटिंग, है ना। तो यहाँ पे जो ए ने कहा था मरने से पहले, वो उसका डाइंग डिक्लेरेशन होगा। नाउ कॉज ऑफ हिज डेथ और ट्रांजैक्शन विच रिजल्टेड इन हिज डेथ इन केसेस, अभी कब काम आएगा, इन विच द कॉज ऑफ डेट पर्सन्स डेथ कम्स इनटू क्वेश्चन, जब किसी भी जगह डेथ उस बंदे की क्वेश्चन में आएगी, फैक्ट इन इशू बनेगी, जब कभी भी डेथ उसके क्वेश्चंस में आएगी तब ये चीज़ यहाँ पे रेलेवेंट होएगी। सेकंड पैराग्राफ कहता है सच स्टेटमेंट्स, जो स्टेटमेंट दी गई हैं, आर रेलेवेंट वेदर द पर्सन हु मेड देम और वॉज और नॉट। अब जो व्यक्ति आपकी स्टेटमेंट दे रहा है, who made them was or not at the time when they were made under the expectation of death. Now it comes कि क्या उस व्यक्ति को जिसने वो डाइंग डिक्लेरेशन दी है, क्या उसको एक ऐसा अप्रीहेंशन था कि हाँ भाई उसकी डेथ कॉज हो सकती है या नहीं था। दोनों ही केसेस हैं यहाँ पे। इंडियन लॉ में आप लोग जब ये डिस्कस करते हो तो यहाँ दोनों चीज़ें दी गई हैं कि अप्रीहेंशन होना ज़रूरी नहीं है डेथ का, और नॉट, दोनों ही चीज़ें दे रखी हैं कि वॉज और वॉज नॉट एट द टाइम दे वर मेड अंडर एक्सपेक्टेशन ऑफ डेथ, कि उसको एक्सपेक्टेशन नहीं होना चाहिए कि हाँ भाई मैं मरने वाला हूँ, ऐसी कोई एक्सपेक्टेशन यहाँ पे ना भी हो तो भी चलेगा, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, दोनों ही केसेस यहाँ पे दिए हुए हैं। अंडर एक्सपेक्टेशन ऑफ डेथ एंड वट एवर मे बी द नेचर ऑफ द प्रोसीडिंग, नेचर ऑफ द प्रोसीडिंग से अब हमें ये समझ में आ रहा है कि ये जो बात हो रही है, द डाइंग डिक्लेरेशन वी आर गिविंग is applicable in both civil and criminal proceedings। यही तो बहुत पता है, लॉ तो यही कह रहा है ना, यही सेक्शन नंबर 32 ये कह रहा है, वट एवर मे बी द नेचर ऑफ प्रोसीडिंग इन विच द कॉज ऑफ हिज डेथ कम्स इनटू क्वेश्चन, कि क्या कारण था उसकी मौत का, ऐसा कोई क्वेश्चन अराइज होता है या तो सिविल में या क्रिमिनल में। क्रिमिनल में तो आपको समझ में आ गया, रेस होगा क्रिमिनल। अब ये उसमें कैसे हो सकता है, सिविल केसेस में मान लीजिए कोई एक्सीडेंट हो जाता है, किसी बस का हो जाता है, किसी रेलवे का हो जाता है, किसी भी चीज़ का, तो एक्सीडेंट में किसी की मौत हो गई, ठीक है, वहाँ मैटर आया कि भाई इस बंदे की मौत कैसे हुई, कि भाई नेग्लिजेंस की वजह से हुई है रेलवे की, अगर वो ऐसी कोई स्टेटमेंट दे के जा रहा है, ठीक है, वॉज और नॉट अंडर एक्सपेक्टेशन ऑफ डेथ, किसी एक्सीडेंट की वजह से हुई, नेग्लिजेंस के ऊपर हुई, तो वहाँ वो जो सिविल प्रोसीडिंग चलेंगी उसके ऊपर होगा, सिविल सूट होगा। तो ये दोनों पे अप्लाई करेगा, सिविल पे भी और क्रिमिनल पे भी, ठीक है। आया समझ में सेक्शन 32 सी। अभी इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, इट्स गोना टेक टाइम। तो बेसिकली कॉज ऑफ हिज डेथ, कि भाई वो गया उसने चक्कू से उसे मार दिया, ये हो गया आपका कॉज ऑफ डेथ, कि भाई कॉज है। अब ट्रांजैक्शन क्या है, सर्कमस्टांसेस किस तरीके से बने, कोई और एग्जाम्पल देखें आप। तो भाई मुझे मेरी फ्रेंड से कुछ लड़ाई हो गई, हाथापाई हमारी, और मुझे गुस्सा आया, मैंने कहा साथ सोच आके उसको बता के आऊँगी उस दिन उसने मुझे इतना कुछ कैसे बोला था। अब मैं गई, जाके मैंने उसको खूब सुनाया, मैं अपने भाई को बोल के गई, मैंने कहा भाई मैं तो जा रही हूँ, आज तो मैं उसको ना ठीक करके आऊँगी, बहुत उड़ रही है, बहुत दिनों से दुखी कर रखा है मुझे, उल्टा सीधा बोलती है, इस तरीके से कोई कन्वर्सेशन होती है जैसे यूजुअली हो जाती है। गई वहाँ रात को रुकी, उसको देखा तो अगले दिन मैं मर गई। भाई अब जो स्टेटमेंट्स मैंने दी वो वहाँ पे डाइंग डिक्लेरेशन की तरह काम करेंगी, एज एविडेंस यूज होंगी। अब इसकी एविडेंशियरी वैल्यू क्या है, क्या लगता है कि ऑब्वियसली अभी हमने पढ़ा है सेक्शन 32 जो है इट्स नॉन एग्जॉस्टिव, क्यों, क्योंकि ये जो है नेसेसिटी के प्रिंसिपल पे अप्लाई करती है कि भाई एक्सट्रीमिटी में बनाई हुई हैं, मे बी ये जो है रिलेशन टू कॉज ऑफ डेथ में ही होगा, व्हेन द स्टेटमेंट इज मेड बाय पर्सन एज टू द कॉज ऑफ हिज डेथ, ठीक है, ये चीज़ है। बट सर्कमस्टांसेस क्या रहे थे उसमें, मैंने उस टाइम पे ये चीज़ बोली, और अब कोई क्रॉस एग्जामिनेशन करने के लिए है नहीं, कोई विटनेस है नहीं, तो अगर मैं कुछ कह रही हूँ तो अब मैं कैसे बताऊँगी, मैं तो थी नहीं ना वहाँ पे, अब तो मैं मर चुकी हूँ यार, जो पर्सन है वो डेड हो चुका है, ठीक है। तो जो बंदा डेड हो चुका है खुद तो प्रेजेंट हो नहीं सकता कोर्ट में, क्रॉस एग्जामिन उसको कर नहीं सकते, तो एक तरीके से आई वॉज द मतलब द पर्सन हु इज़ डेड नाउ
वॉज द ओनली आई विटनेस टू द केस। अब डेथ क्यों हुई, क्या रीज़न था, इसका आई विटनेस कौन है? एक तो एक्यूज्ड हो गया, अब एक्यूज तो खुद बोलेगा नहीं ना, और आई विटनेस द पर्सन हु इज़ डेड। ठीक है, तो यहाँ डेथ डिक्लेरेशन में यही कहना चाह रहा है कि जो पर्सन डेथ हो चुका है, अब उसकी स्टेटमेंट की क्या रिलेवेंसी है? यही रिलेवेंसी है कि दे विल बी ट्रीटेड एज एन सब्सटैंटिव पीस ऑफ एविडेंस, कि बंदा जो कह रहा है उस टाइम पे उसने सही बोला होगा। ठीक है, ये कोड कंसिडर करके चलेगी। अच्छा, साइंस और वर्बल की मैं आपको बता रही थी कि वो हो जाता है, नॉडिंग हो गई, इस तरीके से भी ये एडमिसिबल हैं। और जो पॉइंट इम्पॉर्टेंट था, हाँ, इंग्लिश लॉ में मैंने आपको बताया कि इंग्लिश लॉ में एक्सपेक्टेशन ऑफ डेथ होनी चाहिए। इनके हिसाब से क्वेश्चन आ जाए प्रीलिम्स में कि इंग्लिश लॉ में इसका क्या रोल है, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ डेथ होना ज़रूरी है बंदे को जो डेथ डिक्लेरेशन कर रहा है। बट इन इंडियन लॉ इट्स अ वाइडर टर्म, चाहे एक्सपेक्टेशन हो चाहे ना हो, उस स्टेटमेंट को एडमिसिबल किया जाएगा, रेलेवेंट माना जाएगा एज अ पार्ट ऑफ योर डेथ डिक्लेरेशन। ठीक है, नाउ सुसाइड नोट हो गया, जैसे आप लिखते हैं ना कि हाँ भाई इसकी वजह से, तो दैट इज़ अ सब्सटैंटिव पीस ऑफ एविडेंस, इट इज़ अ सब्सटैंटिव पीस ऑफ एविडेंस। बट कोर्ट को ये देखना होगा कि जो डेथ डिक्लेरेशन बनी है वो ट्रू होनी चाहिए, वो वॉलंटरी होनी चाहिए, किसी ने उसको ज़बरदस्ती तो नहीं बोला, किसी ने उसे टॉर्चर तो नहीं करा, किसी ने उसे प्रॉम्प्ट तो नहीं करा, प्रोवोक तो नहीं करा बनाने के लिए। ये सब चीज़ें कंसिडर की जाएंगी कि भाई वो ट्रू होना चाहिए, वो वॉलंटरी होना चाहिए, तब वो कोर्ट डिसाइड करेगी। और ये सोल बेसिस ऑफ कन्विक्शन हो सकती है अगर कोर्ट को लगता है कि वो ट्रू है, वॉलंटरी है और कन्विक्शन बेस की जा सकती है इसके ऊपर। कॉरोबरेशन करना इज़ अ रूल ऑफ प्रूडेंस। अगर कोर्ट को लगता है कि देयर इज सम डाउट तो कॉरोबरेशन कर लेती है कोर्ट कि हाँ भाई मेडिकल ओपिनियन ले लिए कि भाई जो बंदा बना रहा है वो फिट स्टेट ऑफ माइंड में होना चाहिए, जो आपकी डेथ डिक्लेरेशन है कॉज टू डेथ होनी चाहिए, कि डेथ हो जाना ज़रूरी है एक तो, कि हाँ भाई जो जिसकी स्टेटमेंट आप दे रहे हो वो बंदा मर चुका है। सेकेंडली नेसेसिटी हो जाती है कि आपको उसके स्टेटमेंट को मानना पड़ेगा। थर्डली ये होता है कि वो जो स्टेटमेंट दी है वो उसके कॉज ऑफ हिज डेथ होनी चाहिए, या फिर उन सर्कमस्टांसेस को बतानी चाहिए कि भाई वो जो स्टेटमेंट दी गई है वो उसके सर्कमस्टांसेस को बता रही है कि किस सर्कमस्टांसेस में उसकी डेथ हुई है। ठीक है, वो आप किसी को भी दे सकते हैं। इनफैक्ट 161 जो है जिसमें आप पुलिस को स्टेटमेंट देते हैं, यहाँ आप चाहें तो पुलिस को जो भी आप स्टेटमेंट देंगे ना वो भी आपकी कंसिडर की जाएंगी, दैट वोंट बी रॉन्ग। मतलब आप पुलिस को भी अगर कोई स्टेटमेंट दे रहे हैं तो वो भी एडमिसिबल है, अदरवाइज पुलिस को देते हैं कोई तो एडमिसिबल नहीं होती ना, पर यहाँ पे वो एडमिसिबल होगी अगर आप पुलिस को भी दे रहे हैं तो। जैसे आप FIR लॉन्च करने गए, आपने कहा कि भैया ऐसा ऐसा होने वाला है, ऐसा ऐसा हुआ था, तो वहाँ जो FIR है वो भी एक सब्सटैंशियल पीस ऑफ एविडेंस का ही काम करेगी कि भाई आप एज अ डेथ डिक्लेरेशन काम करेगी, कि वो आपकी डेथ डिक्लेरेशन के तौर पे ट्रीट की जाएगी और उसके बाद आपकी डेथ हो जाए। अगर डिले हो जाता है कि आपने कोई भाई डेथ डिक्लेरेशन लिखी उस टाइम पे डिले हो गया, तो दैट इज़ नॉट अ वेरी बिग इशू कि भाई उस पर कोर्ट कंसिडर ना करे। कोर्ट का काम यही है कि जो वो डेथ डिक्लेरेशन उसके सामने आई है वो उसको देख के वेटेज करे उसका, कि उसमें कितनी एक्यूरेसी है, कितना ट्रुथ है, कितनी वॉलंटरीनेस है। ठीक है ना। और इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, तुकाराम वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान का इम्पॉर्टेंट केस है, प्लीज़ उसे पढ़ लीजिएगा आप लोग। स्टेट ऑफ राजस्थान का इम्पॉर्टेंट केस है इसके ऊपर, इसमें तो बहुत सारे केसेस मिल जाएंगे आपको, जिसमें यही कहा था कि जो क्रॉस एग्जामिन नहीं कर सकते, जो मैंने आपको बताई वो सब चीज़ें इस चीज़ में रूल आउट करी हैं कि एक आपकी जो डेथ डिक्लेरेशन है वो सिर्फ एक इमेजिनेशन नहीं होनी चाहिए, आप फिट स्टेट ऑफ माइंड में होने चाहिए उस टाइम पे बनाते वक्त, ट्रू होना चाहिए, वॉलंटरी होना चाहिए। ठीक है, और अगर अच्छी है आपकी डेथ डिक्लेरेशन, ट्रू है, वॉलंटरी है, तो इट कैन बिकम द सोल बेसिस ऑफ कन्विक्शन ऑल्सो, एंड देर विल बी नो फर्दर कॉरोबरेशन रिक्वायर्ड एज कॉरोबरेशन इज रूल ऑफ प्रूडेंस। वो कर लेती है कोर्ट कि हाँ भाई कहीं, क्योंकि डाउट नहीं रहना चाहिए ना। अगर आपको लगता है कि आपकी डेथ डिक्लेरेशन जो है वो डाउटफुल है, कोर्ट को लगता है, तो कोर्ट कैन रिजेक्ट द डेथ डिक्लेरेशन।
इट्स अप टू द कोर्ट। ठीक है, अब कुछ नेसेसिटीज़ है, कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो डैंग डिक्लेरेशन को होल्ड करके रखते हैं कि क्या है कि इट कैन बिकम द सोल बेसिस ऑफ कन्विक्शन। जैसे मैंने आपको बताया, कोई डिक्लेरेशन, कोई डैंग डिक्लेरेशन मिली कोर्ट को, यहाँ भाई ऐसा ऐसा हुआ था, ऐसा ऐसा मुझे मार दिया, या मुझे लग रहा है कि भाई मेरी तबीयत ख़राब है, तबीयत ख़राब होते वक्त भी बंदा करता है, तो वो भी ठीक है। तो इट शुड इंस्पायर द कॉन्फिडेंस ऑफ द कोर्ट बेसिकली, कि कोर्ट का कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जो बात कही गई है वो ट्रू है एंड वॉलंटरी है। ठीक है, सेकंड जो मैं आपको बताऊँ, सोल बेसिस ऑफ कन्विक्शन हो सकता है। सेकेंड है फिट स्टेट ऑफ माइंड, मतलब जो बंदा डैंग डिक्लेरेशन बना रहा है वो मेंटली फिट स्टेट होना चाहिए कि भाई एट द टाइम ऑफ मेकिंग इट उसको ये नहीं था कि उसको किसी ने प्रॉम्प्ट किया हो, किसी ने इमेजिन कर रहा हो, वो इस तरीके से नहीं। ठीक है, फिट स्टेट ऑफ माइंड होना चाहिए, ट्रू और वॉलंटरी होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रू और वॉलंटरी डिक्लेरेशन होनी चाहिए आपकी। फोर्थ आपका पॉइंट है कि अगर आपको लगता है कि डीडी का अगर जो डैंग डिक्लेरेशन है, जो कोर्ट को लगता है कि वो सस्पिशियस है, कोर्ट को लगता है कि सस्पिशियस है, तो इट कैन रिजेक्ट द डैंग डिक्लेरेशन। ठीक है, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि जो आप डैंग डिक्लेरेशन, जो बंदा एक डैंग डिक्लेरेशन दे रहा है वो सारी चीज़ें उसके अंदर लिखे, सारी डिटेल उसमें दे, ये ज़रूरी नहीं है। अगर वो एक ब्रीफ स्टेटमेंट भी दे रहा है, एक छोटी सी स्टेटमेंट की इसकी वजह से हुई, तो वो स्टेटमेंट भी कंसिडर की जाएगी। ठीक है, जहाँ लगता है कि भाई फिट स्टेट ऑफ माइंड में नहीं है, ठीक है, और मेडिकल ओपिनियन ले ले तो मेडिकल ओपिनियन ले लेती है, बट मेडिकल ओपिनियन भी यहाँ पे अगर किसी आई विटनेस से कहा कि भैया जिस वक्त उसने डैंग डिक्लेरेशन दी वो स्टेट, उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी, वो पागलों की तरह बिहेव कर रहा था, अनकॉन्शियस था, उसको पता नहीं चल रहा था वो क्या बोल रहा है, तो वहाँ पे मेडिकल ओपिनियन प्रिवेल नहीं करेगा, वहाँ जो टेस्टिमनी दी जा रही है एक आई विटनेस के द्वारा वो मानी जाएगी। ठीक है, सो 162 CRPC में जो स्टेटमेंट्स हैं पुलिस वाली जो है मैंने आपको बताई वो अप्लाई नहीं होंगी, ये स्टेटमेंट उधर फॉल नहीं करेंगी। मैंने ये बता दिया आपको नेचर ऑफ द प्रोसीडिंग क्या होंगी कि भाई सिविल में भी हो सकता है, क्रिमिनल में भी हो सकता है। ठीक है, पीस ऑफ एविडेंस है, सब्सटैंटिव पीस ऑफ एविडेंस है, डैंग डिक्लेरेशन पे सोल बेसिस भी हो सकता है कन्विक्शन का। ठीक है, अब ये जो इस पे जो ये है ना, जो मैंने आपको ये लाइन बताई है अभी, विच सर्कमस्टांसेस विच रिजल्टेड इन द ट्रांजैक्शन ऑफ द कॉज ऑफ इज है, तो इसमें भी इम्पॉर्टेंट है, इसमें एक केस है, वो केस लॉ प्लीज़ मेंशन कर लीजिए, मैं आपको बता देती हूँ। केस का नाम है आपका रतन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश, रतन सिंह वर्सेस हिमाचल प्रदेश, स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश का केस है, 1997 सुप्रीम कोर्ट। इस केस में भी ये कहा था कि जो ये सर्कमस्टांसेस ऑफ द ट्रांजैक्शन है विच रिजल्टेड इन द कॉज ऑफ डेथ, और इसमें बाइफर्केशन करी थी कि भाई अगर एक बंदे को एक्सपेक्टेशन नहीं भी है कि भाई वो मरने वाला है, और कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं जो ये बता रहे हैं कि उसकी डेथ का क्या कारण था, तो वो प्रॉक्सिमेट हो या ना हो, वो रिमोट हो तो भी चलेगा, मतलब ज़रूरी नहीं है कि उनको बिल्कुल ही वो हो कि भाई एक साथ कनेक्टेड हो, कनेक्टेड नहीं है। आई मीन अगर आपने कोई डिक्लेरेशन दी, आपने बहुत पहले करी और आपको उस टाइम पे एक्सपेक्टेशन नहीं थी ऐसा कुछ हो जाएगा, तो यहाँ पे वो सर्कमस्टांसेस जो क्रिएट हो रहे हैं उनको भी डैंग डिक्लेरेशन के तौर पे ट्रीट किया जाएगा एंड दे विल बी एडमिसिबल। ठीक है ना, प्रॉक्सिमेट होना ज़रूरी नहीं है, डिस्टेंट सर्कमस्टांसेस भी जो हैं वो भी आपको एडमिसिबल हो जाएंगे। ठीक है, अब ये कौन प्रूफ करेगा, किसके अगेंस्ट डैंग डिक्लेरेशन प्रूफ की जाएगी। अब जो बंदा व्यक्ति मर गया, जब उसकी डेथ ऑफ क्वेश्चंस कम में आई, जो ये बंदा प्रूफ करना चाहता है कि वो डैंग डिक्लेरेशन सही है, वो बंदा अब वो डैंग डिक्लेरेशन जो प्रूफ करना चाहता है ना, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। अच्छा ठीक है, इसमें ना आप एक इम्पॉर्टेंट है सेक्शन 100 सेक्शन 104 निकालिए एक बार आप लोग।
सेक्शन 104 निकालिए एविडेंस एक्ट का। देखिए वो क्या कहता है। सेक्शन 104 कहता है बर्डन ऑफ प्रूविंग फैक्ट टू बी प्रूव टू मेक एविडेंस एडमिसिबल। द बर्डन ऑफ प्रूविंग एनी फैक्ट necessary to be proved in order to enable the person to give evidence of any other fact or the person who wishes to give such evidence, जो इस चीज़ की एविडेंस देना चाहता है। इलस्ट्रेशन ए देखिए, ए विशेष टू प्रूव अ डाइंग डिक्लेरेशन बाय बी। तो अब ए कोई डाइंग डिक्लेरेशन प्रूव करना चाहता है तो ए मस्ट प्रूव बी इज डेथ। तो ए को ही प्रूव करना पड़ेगा कि जो बी की डेथ हुई है वो ऐसे ही सर्कमस्टांसेस की वजह से हुई है, तो वो डाइंग डिक्लेरेशन उसको प्रूव करनी पड़ेगी। ये उसके ऊपर का काम है, द बर्डन उस पर लाई करेगा। ठीक है। हाँ, डाइंग डिक्लेरेशन की जो स्टेटमेंट है आप उनको रिलाई कर सकते हैं और कॉरोबरेट करने के काम में कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए भी यूज़ किया जा सकता है एज पर सेक्शन 157 एंड पर सेक्शन 155। वो कॉरोबरेट और कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए दोनों पर्पज़ के लिए यूज़ की जा सकती है। ठीक है। अब ये तो हो गया। विटनेस तो आपको पता ही 118 में आपको बताया कि एनीबडी कैन बी विटनेस और शुड बी मेंटली फिट, मतलब ल्यूनेटिक ना हो, दे कैन टेस्टिफाई एज अ विटनेस। अब ओरल डाइंग डिक्लेरेशन है तो ओरल डाइंग डिक्लेरेशन के ऊपर भी एक बहुत अच्छा केस है। अगर आप ओरल डाइंग डिक्लेरेशन के ऊपर केस पढ़ना चाहते हैं तो दर्शन देवी वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का केस है 1996 का, सुप्रीम कोर्ट का। इसको पढ़ लीजिएगा। इसमें ये कह रहा है कि ओरल डिक्लेरेशन भी उतनी ही ट्रस्टवर्दी होंगी, बट कोर्ट को ये बहुत अच्छे से क्लियर करना पड़ेगा, बहुत स्क्रूटनी रखनी पड़ेगी, बहुत ध्यान से रखना पड़ेगा कि भाई कहीं ऐसा ना हो कि कहीं ये हो। उसका कॉन्फिडेंस होना चाहिए, कोर्ट को लगना चाहिए कि डाइंग डिक्लेरेशन बिल्कुल सही है, ट्रू है, वॉलंटरी है, ट्रस्टवर्दी है। ठीक है। नाउ साइंस एंड नोशन हमने बात कर लिया। इसके ऊपर जो मैं केस आपको बता रही थी वो आर वर्सेस अब्दुल्ला का ही केस है। हाँ, अब्दुल्ला का केस है जिसमें बताया गया था कि डाइंग वुमेन जो है, अगर उससे क्वेश्चन किया गया था एंड शी वॉज नॉट एबल टू स्पीक, तो वहाँ जो उसने साइंस करे, रिप्रेजेंटेशन करी, वर्बल स्टेटमेंट्स दी, वो भी रेलिवेंट हुई यहाँ पे, वो एडमिसल की गई एज डाइंग डिक्लेरेशन, जबकि वो क्योंकि वो बोल नहीं पाती बट शी वॉज इन अ कॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड, वो वैसे दिमागी तौर पे ठीक थी। ठीक है। अब क्रॉस एग्जामिन आप नहीं कर सकते, ये हमने डिस्कस कर लिया है। ठीक है। नाउ हाँ, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ की, जैसे आप मान लीजिए कोई नोट बनाते हैं, डायरी होती है, जैसे आप कुछ लोगों की आदत होती है डेली डायरी लिखने की, अगर वहाँ पे भी कोई ऐसी बात लिखी गई है तो वो भी एज अ डाइंग डिक्लेरेशन जुड़ होगी। ठीक है। कन्विक्शन की हमने बात कर ली है। अगर कोर्ट को लगता है कि ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं कि जो उसने दी गई है कितना वेट है उसका, मैं हमने देख लिया, प्रॉम्प्टिंग नहीं होनी चाहिए, इमेजिनेशन नहीं होना चाहिए, ट्रस्टवर्दी होनी चाहिए। अगर एक से ज़्यादा भी डाइंग डिक्लेरेशन है तो भी ये चीज़ मैटर करती है कि कोर्ट उन सब डाइंग डिक्लेरेशन को अच्छे से पढ़े, उनकी वेटेज चेक करे, देखे कि किसमें कितनी सच्चाई है, ट्रस्टवर्दी होनी चाहिए, ट्रू और वॉलंटरी होनी चाहिए, और जितनी जल्दी डाइंग डिक्लेरेशन बनती है उतना ही अच्छा होता है। ठीक है। डिले अगर हो रहा है तो दैट विल नॉट रिजेक्ट द डाइंग डिक्लेरेशन इन इटसेल्फ, बट कोर्ट विल ऑल्सो कंसिडर अदर एविडेंसेस फॉर कॉरोबरेशन। तो बेसिकली जो कंसेप्ट है इसका एप्लीकेशन के टाइम पे तो देखिए कोर्ट को ही देखना पड़ेगा, क्योंकि डाइंग डिक्लेरेशन क्या है, एज टू कॉज ऑफ डेथ कोई भी स्टेटमेंट मैंने किसी भी व्यक्ति को दी, ठीक है, कोई भी एक बंदा जो है, अब वो डेथ पर्सन है, अब जो डेड पर्सन है, अब उसने जो पहले कोई स्टेटमेंट किसी को दी, वो स्टेटमेंट जो है एज अगर उसने कहीं लिखी है, तो अगर उसने किसी को बोली है तो भी, वर्बल है, साइन है, किसी को भी दी गई है, तो वो एज अ डाइंग डिक्लेरेशन काम करेंगी। और कोर्ट को देखना पड़ेगा कि वो बता रही हैं कि एज टू द कि कॉज क्या है उसकी डेथ का, कॉज क्या है उसकी डेथ का, सर्कमस्टांसेस क्या थे जो उसकी डेथ इन सर्कमस्टांसेस में हुई, वो चीज़। अब जब उस क्वेश्चन आएगा उसकी डेथ का कि भाई इसकी डेथ कैसे हुई, तब वहाँ पे वो जो है डाइंग डिक्लेरेशन का रोल प्ले होगा कि अब देखना पड़ेगा कि भैया बंदा मर चुका, उससे तो आप पूछ नहीं सकते, तो क्या करोगे, जो उसने स्टेटमेंट्स दी मरने से पहले वो डाइंग डिक्लेरेशन होंगी, वो आप चेक करेंगे। ठीक है। अब चाहे उसको एक्सपेक्टेशन हो या ना हो डेथ की,
ज़रूरी तो नहीं है ना। अब जब वो कोई बंदा, जब से मैंने आपको एग्जांपल दिया कि ए ने बी से पैसे लेने, सी से पैसे लेने थे, वो गुस्से में गया उसके घर, वो गया कि आज तो पैसे लेके ही आऊँगा। अब वहाँ उनके बीच में क्या हुआ, लड़ाई होगी। अब वो जो सर्कमस्टांसेस क्रिएट हुए कि हाँ भाई वो गया, इस तरीके से था, आज कह रहा था कि पैसे लेके ही वापस आएगा, इस तरीके की जो चीज़ें हो रही हैं ये सर्कमस्टांसेस डिफाइन कर रहे हैं। और वहाँ जाके उसको ये पता थोड़ा था कि वो मर ही जाएगा, एक्सपेक्टेशन तो नहीं थी ना उसको कि भाई उसकी वो मर जाएगा। तो दैट इज़ द रीज़न कि यहाँ पे दिया गया है कि एक्सपेक्टेशन हो चाहे ना हो, ठीक है, वट एवर मे बी द नेचर ऑफ द प्रोसीडिंग, चाहे सिविल हो चाहे क्रिमिनल हो, जहाँ पे भी उसकी डेथ का क्वेश्चन अराइज होगा, वहाँ वो जो बंदा डेड है, जो विटनेस है, जो डेड है, अब उसकी जो स्टेटमेंट्स हैं बाय डेड पर्सन आर रिलेवेंट, रिलेवेंट फैक्ट से रिलेटेड होनी चाहिए, मतलब एज टू द कॉज ऑफ हिज डेथ होनी चाहिए कि भाई कैसे मरा, या फिर ट्रांजैक्शन, ये क्या सर्कमस्टांसेस रहे कि उसकी डेथ कॉज हो गई। ठीक है, आज के लिए थोड़ा इतना ही करते हैं। आप इसको एक बार देखिएगा वीडियो को, ना कुछ समझ में आए तो प्लीज़ पूछिएगा। मैं दोबारा नेक्स्ट सेशन में यहीं से स्टार्ट करूँगी, एक बार इसको फिर से रिवाइज़ करेंगे, गो थ्रू लेंगे इसका डिटेल में और एग्जाम्पल्स के साथ। फ़िलहाल आप इसे एक बार पढ़िए, समझने की कोशिश कीजिए बेसिकली क्या है। दिस इज़ अ लॉन्ग सेक्शन, तो 2, 3, 4 अलग अलग पार्ट्स हैं, हम सारे करेंगे। तो टिल देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। एंड टिल देन मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।